दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इंदौर में आज भिक्षावृत्ति पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने घोषणा की है कि भिखारी की सूचना देने वाले को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और आज दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। बीना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी और विधायक निर्मला सपरे पर सीधा हमला। कांग्रेस को विजयपुर में मिली जीत के बाद क्या पार्टी में नई ऊर्जा आएगी? वहीं तीसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। और चौथा मुद्दा जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी आखिर क्यों की जा रही है? क्या यह संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है या इस देरी से पार्टी को आगामी चुनावों में नुकसान पहुंच सकता है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है राजनीति विश्लेषक आर के शुक्ला जी। शुक्ला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी, मेरा पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या भिखारियों की सूचना पर इनाम देना वास्तव में एक स्थायी समाधान हो सकता है? क्या लगता है कि प्रशासन की इस योजना का क्रियान्वयन कितना प्रभावी है? क्या इससे भिखारियों की समस्या का मूल कारण हल हो पाएगा? क्या ये योजना भिखारियों के शोषण का नया जरिया बन सकती है? जिस तरीके से भिखारी देने पर 1,000 रुपए का वहाँ के प्रशासन ने इनाम रखा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, योजना स्वागत योग्य है। निर्भर करता जी। है इसके इन क्रियान्वयन पर, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है कि भिखारी कहाँ पाए जाते हैं। जिन कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला है, जब भी वो किसी चौराहे से गुजरते होंगे उनको भिखारी सामने खड़े नजर आते होंगे। ठीक है, सरकारी जी। योजनाएं हैं, आती हैं, जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस योजना से ना तो माने भिखारी उन्मूलन हो पाएगा। रहा सवाल शोषण का, तो चूंकि ये एक सामाजिक बुराई है कि इतने मॉडर्न युग में, लोकतांत्रिक देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी अगर भिखारी रोड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए ये माने सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? मेरी नजर में सरकार से कहीं ज्यादा जवाबदेह हमारी समाज है। क्योंकि ये बात सही है कि इन सभी के सभी भिखारी मतलब ये इन निराश्रित नहीं होते। आजकल भिखारियों का भी ये ग्रोह काम कर रहा है, या भिखारियों ने इसको एक बिजनेस के रूप में ले लिया है। आपने देखा जी। होगा, एक ही परिवार से चार चार पांच पांच छह छह लोग अलग अलग चौराहों पर अलग अलग एरिया में भिखारी का काम जी। कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में एक मानवता का भी आधार महत्वपूर्ण है। साथ साथ में हमेशा भी माना जाता है कि भाई दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जो जी। हमारी मानवीय दृष्टिकोण है, इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कई हुँ। निराश्रित परिवार बोलने चाहिए। मैं नहीं मानता कि जो भी भिखारी का काम कर रहे हैं वो कोई मतलब सक्षम है, सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग शारीरिक रूप से अपांग हैं, किसी भी प्रकार का श्रम करने में सक्षम नहीं हैं, अगर वो ये करते हैं और समाज उनको कोई मदद करना चाहता है, वहां तक तो ठीक है। हो क्या रहा है कि लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अकेले सरकारी प्रयास ही काफी हैं, इसमें समाज को भी योगदान देना चाहिए। और कम से कम जो जागरूक लोग हैं, भाई आप दान करो, अच्छी चीज है, दान करना गलत नहीं है, मैं भी समर्थक हूँ। लेकिन दान किसको कर रहे हो? क्या लेने वाला उसके योग्य है? उस दान की राशि से वो क्या अपना जीवन यापन चला रहा है या जाके दारू पी रहा है? इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। रहा सवाल 1,000 रुपये देने का, तो मैंने पहले ही बताया कि समाज में सभी को पता है कि भिखारी कहाँ पाए जाते हैं। कलेक्टर साहब को भी पता है, शासन को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। तो इससे कुछ ज्यादा हल निकलने वाला तो नहीं है। लेकिन आपने बोला कि हम दान करने से पहले देखा जाए कि भिखारी को ज़रूरत है या नहीं। लेकिन हम तो चलते-फिरते ₹1, ₹2, ₹10 उसके हाथ में दे देते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड तो मालूम नहीं होता। कैसे पता लगा पाएँगे कि ज़रूरतमंद है या नहीं है? क्योंकि भिखारी तो अब भिखारी है। उसको देख के कैसे इस चीज़ के बारे में पता चल सकता है? नहीं, देखो, भिखारी का मतलब होता है कि जो आदमी फिजिकली, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी प्रकार के श्रम करने में, उसकी मदद की हुँ। जाना चाहिए। अगर कोई जी। आदमी हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है,
दिखाई दे रहा है, वो भिखारी का काम कर रहा है, तो समाज की भी हम्म, ड्यूटी बनती है कि हम उसको भीख ना दें, उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर उसके पास काम हम्म, नहीं है तो यहाँ पर सरकार की जवाबदारी शुरू होती है। जी। चलिए ठीक है, आपने इस भी सवाल पर अपनी राय रखी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बीना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी और विधायक निर्मला सप्रे पर सीधा हमला, कांग्रेस को विजयपुर में मिली जीत के बाद क्या पार्टी में नई ऊर्जा आ सकती है? क्योंकि इस समय जो समारोह हो रहा था, आपने देखा होगा, जीतू पटवारी वहां पहुंचे, उनका बहुत स्वागत किया गया है। पूरा मामला क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बीना विधायक निर्मला सप्रे जी का एपिसोड बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि जी। अगर नैतिकता होती तो भाई ठीक है, पार्टी बदलना, किस पार्टी में रहना है किस में नहीं रहना है, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का अधिकार है। लेकिन हम्म, आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी के मंच ज्वाइन करते हैं, बीजेपी की सारी नीतियों का पालन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और हम्म, वैधानिक रूप से आज भी आप बोलते हैं कि मैंने दल बदल नहीं किया। मुझे हम्म, लगता है कि जीतू पटवारी से ज्यादा जवाबदेह वहां की विधायक महोदया हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो आज किस पार्टी में हैं। अगर कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस की नीतियों का उनको पालन करना होगा। ये एक नैतिक और वैधानिक परंपरा हमारे यहाँ है। लेकिन आज वो एक ऐसी विधायक बन के रह गई हैं जिनको ही नहीं पता कि हम किस पार्टी में हैं, ना ही पार्टी को पता है कि ये हमारी विधायक भी है। रहा सवाल दूसरा आपका कि जो विजयपुर में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको एक बूस्ट तो मिला है, ताकत तो मिली है, और उसी का जो एक परिणाम है कि यही अभी जो इन विगत दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बीना में बजट किया था, आम सभा को, सॉरी, जी है ना, अपने मन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था धर्मशाला के अंदर, सिंधी जी, धर्मशाला थी शायद वो। तो उसका असर हुँ, तो है, और साथ ही साथ में जो कांग्रेस के स्थायी वोटर हैं, परंपरागत वोटर हैं, वो कहीं न हुँ, कहीं बिना विधायक के इस कृत्य से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जी। एक सुनने में आ रहा है कि जो निर्मला सप्रे है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा नहीं दिया था, कि उसके बावजूद भी क्या ये लड़ सकती थी क्या? नहीं, मैंने क्या बताया, जिस दिन उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट सम्मिलित किया था और उनको जो पार्ट बी दिया गया था, वो कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी। कांग्रेस के जी, अधिकृत चुनाव चिन्ह पर उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और जीता। तो आज की हुँ, तारीख तक वैधानिक रूप से वो कांग्रेस की ही विधायक कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये केस अब जी, कोर्ट में जा चुका है। हुँ, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने केस को कोर्ट में ले गए, पहले ले गए थे विधानसभा अध्यक्ष के पास, वहां किसी प्रकार का निर्णय ना हुआ या निर्णय में विलंब हुआ, वो इसको कोर्ट में ले गए हैं। अब कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। अब क्योंकि कोर्ट में एक केस जा चुका है, तो ये डिसीजन कोर्ट में होगा कि नहीं, माननीय विधायक निर्मला सप्रा जी आज किस पार्टी की सदस्य हैं। वैधानिक है। रूप से वो अभी भी कांग्रेस की हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया है। चलिए, खैर, कांग्रेस ने निष्कासित कर दी है, लेकिन उनको ये है ना, जो दोनों नाव में पैर रखता है, वो कहीं का नहीं रहता। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा इनके ऊपर। चलिए, हाँ, अब ऐसा अपना मान अगला सकते सवाल हैं। ले लेते हैं। जी, जी, हम अगला सवाल ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को आदेश दे दिया था कि भोपाल में डिस्पोजल साइट पर कचरे को 4 हफ्ते में पहुंचा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट भी दी थी। वह चाहते तो हाई कोर्ट की सुनवाई में भी अपनी बात रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में भोपाल से पीतमपुरा ले जाने वाले, वहां पर जो जलाने के लिए जो कचरा ले जाया गया था, वहां जनता उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब सुनने में ये आ रहा है, जो 12 टैंकर गए थे कचरे के लिए, कचरा जलाने के लिए, उसमें से कई टैंकर वहां से, कंटेनर वहां से गायब हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, और अलग से याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाने वाली है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो कचरा है वो बहुत जहरीला है। प्रशासन से समझ नहीं आ रहा, जनता को समझ नहीं आ रहा कि कचरा जलाया जाए या नहीं जलाया जाए। आखिर क्या है ये मामला? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,
यूनियन कार्बाइड का जो कचरा 84 की घटना के बाद भोपाल में पड़ा हुआ था, उसको जलाने का या भोपाल से लेके पीथमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में उसको डंप करने का जो आदेश था वो माननीय कोर्ट का था। तो कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रदेश सरकार ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, भोपाल से कचरा उठाकर पीथमपुर में ले गए। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो सब कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ, वैधानिक तरीके से हुआ और नियमों का पालन किया गया। लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि भाई जब इतनी बड़ी त्रसादी भोपाल झेल चुका है और उसी का कचरा है, अगर वो पीथमपुर में या पीथमपुर के आसपास जो भी एरियो में डंप करके उसे जलाने का आदेश कोर्ट के द्वारा हुआ है, तो स्वाभाविक है जो वहां के लोकल की जनता है वो तो इसका विरोध करेगी। भाई जब हम जो चीज देख चुके हैं उसके बाद ही अगर वो इसको स्वीकार कैसे कर लें, और साथ साथ में जो वहां की लोकल पार्टियां हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये इशू तो बन गया है। अब कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई ये डिसीजन सरकार को लेना है। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है ये आने वाला समय बताएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन कचरा जलाने की जो बात हो रही है, पीथमपुर में भी तो जनता रहती है। अगर वहां कचरा जलाने की बात चल रही है, क्योंकि जहरीला है, नुकसान तो वहां भी पहुंचेगा। लेकिन कोर्ट का फैसला भी कहाँ तक सही है, आप इससे सहमत हैं? देखिए मैडम, कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो मेरा मानना है कि उन्होंने साइंटिफिक इशू भी देखे होंगे कि चूंकि 30 साल पुराना कचरा है, अब उसका कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव इफेक्ट जन स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ये एक टेक्निकल और साइंटिफिक चीज ही है। जो इसके स्पेशलिस्ट है, स्पेशल केमिकल इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने भोपाल से वो कचरे को उठाकर पीथमपुर में ले जाने का प्रयास किया। कंटेनर वहां पहुंच गए हैं। जी, कंटेनर वहां पहुंच गए और कुछ कंटेनर वहां से गायब भी हो गए हैं। खबर ये भी आ रही है नहीं सूत्रों के हवाले से। नहीं, जो स्थानीय प्रशासन का शायद मुझे कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो मैसेज चल रहा है कि जो कंटेनर गए थे वो आज भी जहां के तहां लोडेड खड़े हुए हैं। जी, चलिए अगले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही है। जिला अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं दिख पा रही है। इस खींचतान को आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच? देखिए मैडम, इसके दो पहलू हैं। एक होता है संगठनात्मक रूप से, दूसरा होता है राजनीतिक रूप से। पिछले 20 साल से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जहां शहद होती है उसी के आसपास जमावाड़ा होता है। तो हर आदमी चाहता है कि हम जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से जो सरकारी स्कीमों के ठेके होते हैं या आने वाले समय में विधायक का या एमपी का टिकट की लाइन में तो लगी जाते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रदेश भाजपाई मई हो चुका है। 29 में से 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मुझे लगता है 90% के आसपास पंच से लेके एमपी तक भारतीय जनता पार्टी के हैं, अलग अलग जिलों में या अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में। तो कंपटीशन तो निश्चित रूप से काफी टाइट है। इसके साथ ही साथ अब आप संगठन की बात करें तो एक लोकसभा क्षेत्र में 4 से 5 विधानसभाएं आती हैं, मतलब 4 से 5 विधायक होते हैं और सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हर विधायक चाहता है कि जिलाध्यक्ष हमारे ग्रुप का बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में ग्रुपबाजी भी काफी है। आप कोई भी जिले को उठा के देख लो, और इसी ही ग्रुपबाजी का ही नतीजा है कि आज तक जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल नहीं हो पाई। तो सर, ये जो आपने बताया, ये संगठन को लेकर आपने विश्लेषण किया है, राजनीति को लेकर किस नजरिए से आपने विश्लेषण किया है ये? नहीं, मैंने दोनों ही पहलुओं पर फोकस किया। पहला था मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण, दूसरा दूसरा था संगठनात्मक। क्योंकि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रदेश में छाई हुई है। 29 में से 29 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं या नेताओं की कहीं भी कोई कमी नहीं है, सभी के सभी योग्य हैं। अब डिक्लेयर ना होने के पीछे मुझे लगता है कि जो
स्थानीय राजनीति होती है, स्पेशली जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे ग्रुप का आदमी जिलाध्यक्ष बने। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आज हमने मध्य प्रदेश की जो जितने भी मुद्दे हैं, उस पर आपसे विस्तार से चर्चा की। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।